जी। और ये प्रणब मुखर्जी उन्होंने अवार्ड दिया था मुझे 2015 में। उनकी बात अच्छा, ये मेरे पिताजी पद्म विभूषण, ये मेरा बेटा और ये मेरा पोता वो में पद्म विभूषण। नमस्कार। आज मैं बातचीत कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ प्रसिद्ध सरोद वादक पंडित बृजनारायण जी से। बृजनारायण जी को संगीत जो है विरासत में मिला है। पद्म विभूषण पंडित रामनारायण जी के सुपुत्र बृजनारायण जी, पिताजी सोनामधन सारंगी वादक रहे हैं। उनके ताऊजी तबला वादक रहे हैं। अब बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने संगति की और बहुत जब एक नौजुवक थे तभी से उनको ख्याति मिल गई थी। 1967 से उनको पुरस्कार मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। यही नहीं, 1967 में ही फिल्म डिवीजन ने उन पर फिल्म बनाई मैजिक इन फिंगर्स, जो कि बहुत चर्चित फिल्म रही है और लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है, लगातार पुरस्कार प्राप्ति का सिलसिला चल रहा है। तो आइए ऐसे मशहूर कलाकार, मशहूर सरोद वादक पंडित बृजनारायण जी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनकी जो संगीत की यात्रा है उसके बारे में। आइए मिलते हैं। प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपकी एक प्रदीर्घ संगीत यात्रा रही है। आपके परिवार में तबला वादक भी रहे हैं, पिताजी मशहूर सारंगी वादक रहे हैं, लेकिन आपने सरोद को चुना, तो उसका वो किस तरह से हुआ? बचपन से दो भाई, पंडित चतुरलाल जी मेरे ताऊ जी, और मेरे पिताजी पंडित रामनारायण, तो घर का पहला बच्चा जो था जी। वो मैं हुआ। तो मैं जैसे ही घर में आया, बड़े लाड प्यार से मुझे बड़ा किया गया और उस लाड प्यार में मेरा बहुत जबरदस्त अटैचमेंट मेरे ताऊ जी के साथ रहा। अच्छा। ताऊ जी के साथ जब अटैचमेंट रहा तो मैं, पिताजी बम्बई में रहते थे तो यहाँ से मैं दिल्ली चला गया ताऊ जी के साथ। जी। वो किसी प्रोग्राम के लिए बम्बई आए थे और वो वापस दिल्ली जा रहे थे, तो मैं उनके साथ वापस दिल्ली आ गया। हाँ। दिल्ली में पंडित रविशंकर, उस्ताद अली अकबर खान साहब, ये इनके प्रोग्राम होते थे और मेरे ताऊ जी पंडित चतुरलाल जी ये दिल्ली में उनकी संगत करते थे। उस टाइम पे मुझे सरोद की जो ध्वनि है, सरोद की जो नाद है जी, वो इतनी पसंद आई कि मैंने घर पे कहा कि मुझे तो सरोद बजाना है। तो मैंने सरोद चुन लिया। ये कारण रहा है कि मैं सरोद मैंने चुना। अच्छा पंडित जी, ये जो दिल्ली की आपकी यात्रा थी, हाँ जी। तो
चूंकि आपकी कोई तैयारी नहीं थी जाने की, अचानक यात्रा बनी, उसका वाकया जरा सुना कि दिल्ली कैसे आप गए, जबकि आपकी कोई तैयारी नहीं थी जाने की। मैंने जैसे बताया आपको कि जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरा अटैचमेंट मेरे ताऊ जी के साथ बहुत जी जबरदस्त जी रहा। जी और हमारी जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी। जी तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से बॉम्बे आए किसी प्रोग्राम के सिलसिले में। तो क्योंकि मैं बहुत अटैच था तो मैंने कह दिया मैं तो इनके साथ दिल्ली जाऊंगा। और मेरे ताऊ जी ने कहा अच्छा मैं लेके जाता हूँ। अच्छा, अब मेरे पिताजी कहने लगे अरे इसके कपड़े वपड़े कुछ तैयार नहीं है। बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन से गाड़ी जा रही थी दिल्ली। तो वो कह रहे मेरे ताऊ जी नहीं नहीं दो फिक्र मत कर, मैं इसके कपड़े वपड़े खरीद लूंगा। तो इस तरह से मैं दिल्ली चला गया। अब इसके ये यात्रा जो है आपके लिए यादगार रही, क्योंकि आपने अपना वाद्य यंत्र भी चुन लिया इसमें। हाँ, इसकी शिक्षा कैसे, मतलब किन किन गुरुओं से, उस्तादों से आपने सीखा इसको? अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में उस्ताद अली अकबर खान साहब बहुत आते थे बजाने। जी तो जो इंस्ट्रूमेंट की जो बेसिक बातें हैं, जी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग कैसे होता है, उसमें क्या खास बातें होती, वो उस्ताद अली अकबर खान साहब ने मुझे बतानी शुरू कर दी। और एक बहुत अच्छे सरोद वादक थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में स्टाफ आर्टिस्ट थे। जी उनका नाम था पंडित दुलाल सेन। बहुत अच्छा बताने वाले, बहुत विद्वान आदमी। उन्होंने भी मुझे सरोद के बारे में, जो टेक्निक है, सरोद कैसे बजाता है, सरोद में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, वो मुझे उनसे भी मिली और उस्ताद अली अकबर खान साहब से भी मिले। जी अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। 14 अक्टूबर 1965 इसमें मेरे अंकल की डेथ हो गई दिल्ली में। तो मैं वहां से दिल्ली से निकल के बम्बई आया। सरोद की बेसिक टेक्निक तो मेरे को सिखा दी थी, तो मैं रियाज करता था। मेरे पिताजी ने मुझे रागों का विस्तार, रागों को कैसे बरतना चाहिए, वो सारा सिलसिला मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। जी जी इसलिए मेरे बजाने में सारंगी का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। जी यही कारण है। और रागों की समझ और रागों के बारे में विस्तार का तरीका और अलग अलग जो घराने हैं, वो उससे भी मेरे पिताजी ने मेरा परिचय कराया। जी क्योंकि मेरे पिताजी सभी के साथ बजाते थे, जैसे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी अमीर खां, जी गुलाम अली खां साहब, जी इन सब लोगों के साथ भी मेरे पिताजी ने संगत की। और मेरे पिताजी पहले पार्टीशन के पहले वो लाहौर में थे, तो लाहौर में भी जो बड़े बड़े दिग्गज थे, मेरे पिताजी वाज ऑन द स्टाफ ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लाहौर। उस टाइम पे वो ऑल इंडिया रेडियो था। तो सब बड़े बड़े लोगों से उनका परिचय होता था। लाहौर तो सांस्कृतिक राजधानी थी देश की। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। वो बातें मेरे पिताजी ने मुझे बताई। इसलिए सरोद मेरे को सीखने में मेरे गुरु मेरे घर पे ही थे, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। जी अली अकबर खान साहब भी यहाँ पे बहुत आते थे, मुंबई में भी और दिल्ली में भी। तो आई वॉज इन टच विद ऑल दीज गुड्स, ये बात थी। जी तो इसलिए सरोद बजाना मेरे लिए, मुझे सारी शिक्षा दीक्षा घर पे ही हो रही थी। तो मेरे अभी आप 4 गुरु कह सकते हैं। एक तो उस्ताद अली अकबर खान साहब, दुलाल सेन जी, मेरे पिताजी सबसे बड़े गुरु। यहाँ आपको एक बात कहना चाहूंगा मैं, जी गुरु की ड्यूटी बहुत बड़ी होती है। जी बिल्कुल। जब मैं सरोद बजाना शुरू किया तो क्या हुआ, मेरे पिताजी मेरे प्रोग्रामों पे आते थे, तो उसमें मेरी जो गलतियां होती थी वो पॉइंट आउट करके बताता, आज तूने अल्लाह बहुत लंबा कर दिया, आज तूने ताने कुछ ज्यादा बजा दी। ये गुरु के लिए बहुत टॉर्चरस बात है कि किसी को सुनना। जी
और मेरे लिए क्या बड़े भाग्य की बात थी कि मेरी गलतियां वो बताते थे और मुझे सिखाते थे कि ऐसा नहीं, ऐसा करना जी। चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये गुरु, ऐसे गुरु मिलने चाहिए। तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरे पिताजी के घर पे मेरा जन्म हुआ। पंडित राम नारायण ने पद्म विभूषण, उन्होंने मुझे ये सारे रास्ते और ये आंखें दी कि ऐसा नहीं कर, ऐसे कर। अच्छा, ये सरोद है, वायलिन है, सितार है, ये सारे यंत्र जो है, इनमें क्या फर्क है? देखिए, इस पे फर्क ये है, आप जो बात करते हैं वो तो बहुत करेक्ट जी होती है, जी। मगर उन बातों में एक बात ये होती है, जैसे सरोद सरोद बजना चाहिए, सरोद मैंडोलिन नहीं लगना जी चाहिए, जी। सरोद सितार नहीं लगना चाहिए। अगर सितार की बातें बजा रहे हैं आप सरोद पे, तो फिर सितार बजा लो। तो सरोद की अपनी एक बोली चाल, एक अपना उसका एक कैरेक्टर है, उस इंस्ट्रूमेंट का एक कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर के साथ आपको ईमानदारी बतानी चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कैरेक्टर होता है। जैसे अभी आपने कहा कि सरोद, तो मैंडोलिन भी है स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट, सितार भी है स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट, वीणा भी है स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट, गिटार भी है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए सरोद है तो सरोद कैसे लगना चाहिए, सरोद की क्वालिटी क्या है, सरोद का नेचर क्या है जी। तो सरोद का नेचर, एक लाइन में कहूं, धीर गंभीर नेचर है सरोद का, तो वो सरोद उस तरह से बजाया जाता है। तो इस बात को माइंड में रख के आप अपनी प्रोग्रेस कीजिए और आप सीखिए इस तरह से। अच्छा, आप आपके इतने गुरु रहे हैं, सभी ने आपको शिक्षित किया, शिक्षा दीक्षा दी, तो गुरु जो होते हैं वो कार्यक्रम करने की अनुमति देते हैं कि अब आप तैयार हो गए हैं, हाँ, कीजिए। तो आपके, चूंकि घर में भी गुरुजी, पिताजी गुरु और भी गुरु, उन लोगों ने आपको कब अनुमति दी कि अब आप तैयार हो गए, अब मंचों पे कार्यक्रम कर सकते हैं? मैं जब 12 साल का था जी, दिल्ली के सप्रो हाउस में मैंने पहला प्रोग्राम किया और मेरे साथ तबले की संगत की थी मेरे ताऊ जी पंडित चतुरलाल जी ने। तो मैं कहूँगा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने मेरे साथ तबला बजाया। बिल्कुल। वो उनकी बड़ी कृपा थी, बहुत बड़ी कृपा थी कि वो मेरे साथ बैठ के बजाने। और फिर प्रोग्राम के बाद मुझे कहने लगे, आज थोड़ा सा तैयारी बजाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ऐसे प्यार से मुझे शिक्षा दीक्षा मिलनी शुरू हो गई और मेरे पूरे घर में मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी, इन्होंने मेरे को परफॉर्मेंस कैसे करनी चाहिए वो बताया। ये है जी जी। अच्छा, गुरु जी अक्सर जो होते हैं शिष्यों को सिखाने में बहुत सख्त होते हैं। हाँ। आपके जो गुरु जी, इतने 4 गुरु, तो सभी सख्त थे या नरम दिल थे? आपको छूट देते, आप छूट लेते थे कि जो टास्क देते थे वो आप पूरा करते थे? मैं आपको एक बात बताऊंगा, बड़ी अनयूजुअल बात है। जी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस घर में जन्म हुआ मेरा। मेरे ताऊ जी ने और मेरे पिताजी ने हमेशा बहुत प्यार से मुझे सिखाया। कभी मुझे मार नहीं पड़ी, कभी मुझे डांट नहीं। हाँ, डांट पड़ती थी, कौन सी, जैसे परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तूने आलाप बहुत लंबा कर दिया, इतनी क्या जरूरत थी आलाप इतना लंबा करने की, इसको थोड़ा शॉर्ट कर। वो ताने जो बजा रहे था आज बहुत, अब मैं क्योंकि जवान था ताने भी बहुत बजाता था। उस टाइम पे मेरा बजाना जो था ना, बहुत यंग बजाना था जी। तो मुझे बताते थे मेरे गुरु लोग कि ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। तो एक आपको बात बताऊं, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है। क्यों? आप बहुत ग्रेटफुल होने चाहिए आपके गुरुओं के, वो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, आपका म्यूजिक सुन रहे हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं आपको। नहीं, आपके मार्गदर्शन के लिए बैठे हैं, आपको भी लगता होगा। वो मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ, इसलिए
मेरे सब गुरुओं ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। अच्छा, आपने बताया कि आप जब भी मंच पे कार्यक्रम करते थे तो गुरुजी आपके बैठे रहते थे। हाँ, तो आपको गुरुजी बैठे हैं तो आपको लगता था कि गुरुजी है तो आपको आशीर्वाद मिला है, या लगता था कि, या डर लगता था क्या? डर लगता था, डर लगता था, क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने बताया वही मैं बजा रहा हूँ या नहीं, इस बात का एहसास होता था। जी। और जब वो वहां से दाद दे देते थे बैठे बैठे, ठीक है, ये तो मेरा हौसला बढ़ता था। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपके कोई गुरु सामने नहीं बैठे, आपने परफॉर्म किया, हाँ, तब कैसा लगता था आपको? ढूंढते थे उनको कि अरे तब तो मुझे ऐसा लगता था कि आज तो मेरे को मेरी मिस्टेक पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंस से बजा लेता था। अच्छा, देखिए, वो एक उम्र होती है जी, कि जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। मेरी भी वो उम्र थी, मगर जैसे जैसे मैं ओल्ड होता गया, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरे में मैच्योरिटी आती गई, जी, तो मुझे बहुत डर लगने लगा। आज कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आज मुझे ऐसा नहीं बजाना चाहिए, आज मुझे, यहाँ तक कि मैं 15-15 दिन पहले से क्या राग बजाना उसकी तैयारी करता था, जी, ये होता था। तो ये बातें बहुत जरूरी है। तब मेरा बजाना बहुत बचपन का था। हाँ, अभी मेरा जो बजाना है ना साहब, हम्म, अभी मेरे बजाने में थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो अब मुझे लगता है कि अब मैं ठीक बजा रहा हूँ। जी, अब मुझे लगता है कि हाँ, अभी मेरा काम ठीक चल रहा है, ये है। जी। अच्छा, दिल्ली से सिलसिला शुरू हुआ कार्यक्रमों का, हाँ, तो उसके बाद जो है हम्म, कहाँ आपने, भारत के किन-किन शहरों में किया? वो तो आप पूछिए ही मत। कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ मैंने बजाया नहीं हो, हुँ। और एक एक दो दो बार नहीं, 10-10, 20-20 बार। तो शुरू से ये कर रहा था, 1967 से मैं रेडियो से प्रोग्राम कर रहा हूँ, 1967 से। अच्छा, और आपको बताऊं, मेरे को सबसे पहले बी हाई ग्रेड मिला था हुँ, रेडियो से। हुँ, भारत संगीत सभा से मुझे स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई थी, जी, और मुझे अवार्ड मिला भारत संगीत सभा से। हुँ, उसके बाद साहब ऐसा हुआ कि मेरे प्रोग्राम सारी दुनिया में, 1971 से मैं कंटिन्यू 50-60 मैंने वर्ल्ड टूर किए हैं, 1971 से। हुँ। और मैंने कम से कम अमेरिका की 17 यूनिवर्सिटीज में मैंने लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन दिए। तो विदेशों में पहला शो कहाँ आपने किया? किस शहर में? विदेशों में सबसे पहला शहर मेरा हुआ था, मेरे पिताजी के साथ मैं गया था काबुल, अच्छा, और हमारे साथ आई थी वो जमाने में मिसेस गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी। हुँ, वो फोटो भी है मेरे पास। हुँ, वहां से शुरू हुआ, और 1971 से मेरे पिताजी मुझे अब्रॉड लेके गए, और तब से सिलसिला शुरू हो गया। हुँ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत एनकरेज किया। जीएमएफ करके एक संस्था है, जिसमें 3 महीने में 90 कॉन्सर्ट स्कूल में करने थे, अच्छा, इसको स्कूलों में करना था। और जब इंडिया में स्पीक मैके शुरू हुआ, तो सबसे पहले प्रोग्राम मैंने किए स्पीक मैके में। और कोई शहर ऐसा नहीं जहां मैंने स्पीक मैके में जाके प्रोग्राम और प्रचार प्रसार नहीं किया हो हमारे संगीत का। हमारा संगीत बहुत प्राचीन संगीत है, और इसको रखना हम सब की, हमारा सबका दायित्व है। आपको ये बता देता हूं, मैंने कल ही कहा था हुँ, कि मुझे अवार्ड मिला कल हुँ, संगीत। तो मुझे राजस्थान रत्न ये अवार्ड भी मिला है मेहरानगढ़ से। हुँ, हुँ, तो
आपको बताऊं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संगीत को रखना, इसको जीवित रखना सारे हिंदुस्तानियों का काम है। बिल्कुल। क्यों रखना चाहिए, अब वो बताता हूँ। हमारे संगीत में ये एक ऐसी जगह है, ऐसा है, हर ऋतु का राग हम बजाते हैं। जैसे बारिश के ऋतुओं में हम मल्हार के प्रकार बजाते हैं जी। सर्दियों में हमारे केदार और ये प्रकार के जो राग होते हैं वो बजाते हैं। बसंत ऋतु में बसंत के राग बजाते हैं। एक ये तो हुआ ऋतुओं का, टाइम का भी है। अर्ली मॉर्निंग के राग अलग हैं, लेट आफ्टरनून के राग अलग हैं, जी। लेट मॉर्निंग के राग अलग हैं, शाम के राग अलग है और रात के राग अलग है। ये सिलसिला वर्ल्ड के किसी म्यूजिक में नहीं है, ये सिर्फ हमारे म्यूजिक में है। देश में भी किया, विदेश में भी किया। आपको ज्यादा सहज और आनंद अपने देश में बजाने में लगा कि विदेशों में लगा? नहीं, मैं आपको एक सिलसिला बताता हूँ। इंसान जो होता है नव रस, वो चाहे अमेरिका में हो या इंडिया में हो, जी, हमारे रागों में जैसे मैंने बताया हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कैरेक्टर होता है, वैसे हर एक राग का भी अपना एक कैरेक्टर होता है। जी, बिल्कुल। और वो लोगों तक पहुंचता है क्योंकि हमारे दिल में तो सब लोगों की भावना एक ही होती है। तो भले ही अमेरिका हो या यूरोप हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो ये देखा है कि जब जब मैं ठीक बजा रहा हूँ तो लोग आंख बंद करके सुनने लगते हैं। पूरी दुनिया में बजाया और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, सिर्फ ये है कि जैसे आप बजा रहे हैं तो भारत में जैसे बजा रहे हैं, हम बताने में आपको दिक्कत नहीं है, हिंदी में जहाँ भी बजा रहे हैं उस भाषा में। विदेशों में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बात कहते हैं? पहले बहुत जगह तो जैसे मान लीजिए कि आप अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन बहुत जगह अंग्रेजी में आप बजाए बोलेंगे तो समझ में लोगों को आएगा नहीं। तो वहाँ कैसे आप अपनी बात रखते थे? हम जो राग बजा रहे हैं जी, उसका भाव क्या है? नव रस वो पूरी दुनिया में एक ही है, चाहे वो अमेरिकन हो या इंडियन हो। जी। तो हम वो बताते थे पहले कि भाई ये राग जो मैं बजा रहा हूँ आज आपको श्रृंगार रस का राग है, ये जो आज मैं राग बजा रहा हूँ ये वीर रस का राग है, और इस राग की ये फीलिंग है। लोग फील करते हैं उस बात को। आपके बजाने से आप वो कन्वे कर रहे हैं कि नहीं, बस ये बात है। इसलिए म्यूजिक इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, म्यूजिक इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल, या कह सकते हैं म्यूजिक इज इटसेल्फ ए लैंग्वेज। हाँ, तो ये बात है। इतने देशों की यात्राएं की, वहाँ अपना कार्यक्रम भी किया, अपने डेमोन्स्ट्रेशन कम लेक्चर भी दिया। तो विदेशों में आपके विदेशी मित्र जो हैं संगीतकार, कलाकार, वो मित्र बने होंगे? हाँ, बने, बिल्कुल। तो उनके साथ आपने अपनी बात साझा की होगी, अपनी कला साझा की होगी। तो ऐसा किनके साथ? बहुत सारे लोगों के साथ किया। मैंने एक पिक्चर में म्यूजिक दिया था, उसका नाम था द बंगाली नाइट, उसे मैंने म्यूजिक दिया। अच्छा। जो थी हीरोइन जो थी वो थी इंडियन। अच्छा। और उसका लव हो जाता है किसी फॉरेनर से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेनर जब दिखेगा तो अपने जैज म्यूजिक क्या लगाएंगे। तो मैंने कहा लड़की कहाँ है? तो बोला इंडिया। मैंने कहा वो लड़का इंडिया आके उससे प्रेम करता है तो इंडियन म्यूजिक होगा। एक नंबर 2, मैंने सारे के सारे म्यूजिक में इंडियन साज यूज किए, कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है। वो पिक्चर अवेलेबल है। निकोलस क्लॉट्स उस पिक्चर का डायरेक्टर था। और उसमें जो एक्ट्रेस थी शबाना आजमी थी
और क्या नाम है अपने बंगाल की कुछ एक दो बहुत हाई क्लास एक्टर थे, और ह्यू ग्रांट ये हीरो था। हम्म, तो मैंने सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए उसमें। रिदम के लिए मैंने पखावज यूज किया, हम्म, फ्लूट यूज किया, सारंगी यूज की, सरोद यूज किया, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा कि वो आदमी इंडिया आके लव कर रहा है तो इंडियन म्यूजिक होना चाहिए। जी। तो वो मैंने वहां पे म्यूजिक दिया, और यहाँ पे तो हजारों पिक्चरों में मैंने बजा दिया, हजारों जैसे पिक्चरों किन में। किन फिल्मों में कुछ चर्चित जो हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, जी। दूसरी बात है